आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इससे पहले आगे बढ़े हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जब भी कोई बॉडी एट रेस्ट है और उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो बॉडी विल मूव। अगर बैलेंस्ड फोर्स लगेगी ऑन ए बॉडी एट रेस्ट तो बॉडी विल नॉट मूव। सो फिर ये क्या लिखा मैंने, when two equal forces acts on an object in opposite direction to each other, then we say that balanced force is acting on the। समझ आ गया बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Yes, फिर sir. अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस मोशन इन द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर हमने देखा जब बॉडी मूव करती है तो हमने एग्जांपल दिया था जब साइकिल पे पैडल लगाना बंद कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे 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 रुक जाती है साइकिल। तो इसका मतलब कोई फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और वो फोर्स कौन सी होती है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जिसके कारण बॉडी साइकिल अपने आप रुक जाती है आफ्टर सम टाइम। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स एक्स एट, क्या लिखा है, एक्स एट फ्रिक्शनल फोर्स एक्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सरफेसेस, है ना, दो सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड इट आइदर opposes motion of an object placed at rest or acts in the direction which is opposite to the direction of motion of the object and bring the object at rest। इसका मीनिंग समझे कुछ, इस सेंटेंस का मीनिंग देखो। ये सेंटेंस क्या कहता है, ये नंबर 2 के लिए क्या कहता है, अगर कोई बॉडी ये पड़ी है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, रेस्ट पर पड़ी है, तो बॉडी तो अपने आप नहीं मूव करती ना, वहां पड़ी रहती है। बॉडी एट रेस्ट है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। बॉडी तो रेस्ट पर है, एट रेस्ट, एंड बॉडी विल नॉट मूव, पर स्टिल फ्रिक्शन इज एक्टिंग। इन दोनों के सरफेस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस इस बॉडी का, अगर मैं देखो एक ये सरफेस है, दिस इज, ये सरफेस 1 है, और ये इस बॉडी की, इसकी भी कोई सरफेस होगी, या ये सरफेस 2 है। तो इनका कांटेक्ट क्या हुआ, ये सरफेस 1 और सरफेस 2, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी है तो जो उनकी कॉमन सरफेस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पर क्या एक्ट करती है, फ्रिक्शन। अब कोई मूविंग बॉडी है, इसमें व्हील लगे होते हैं और ये रोड है, तो इस रोड में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कोई बताएगा, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो बताओ, ये व्हील है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कोई बताएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस ये कांटेक्ट, कांटेक्ट क्या है, कांटेक्ट क्या है, व्हील एंड Ground. रोड या ग्राउंड, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस कांटेक्ट में यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी। इस अगर बॉडी इधर मूव कर रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन किधर लगेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे ऐसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, है ना। तो ये एफ क्या है, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब समझ आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग, ठीक है। Yes, sir. फिर हमने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ा रहता है, अगर चल रहा है स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है, जब तक हम उसको कंपेल नहीं करते
फोर्स लगा के उसकी स्टेट को बदलने की। अगर जब भी हमें उसकी स्टेट बदलनी है रेस्ट या मोशन वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी। अदरवाइज वो जहां है वैसे ही चल रहेगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है चलता रहेगा सीधा सीधा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने आप नहीं, वो रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट को चेंज करने में। ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन देयर स्टेट। क्यों रेजिस्ट करते हैं, तभी तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। वो रेजिस्ट, अगर तुम्हें कोई, तुम रेजिस्ट कर, तुम बैठे हो टेबल पे, चेयर पे, और तुम नहीं उठ रहे हो, तुम्हें कोई कह रहा है, तुम्हें कोई किसी ने, मम्मी ने कहा भाई उठ जाओ, उठकर चलो बाजार चलते हैं, और तुम बोल रहे हो नहीं मुझे नहीं जाना, तो तुम रेजिस्ट करके बैठे हो चेयर पे। अब वही तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें जबरदस्ती उठाएंगे, तो वो क्या लगाएंगे तुम्हें रेजिस्ट करने के लिए, तुम रेजिस्ट कर रही हो, तो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तुम्हें उठाने के लिए कि नहीं चलना पड़ेगा, चलो हमारे साथ। करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसे ही रेजिस्ट, बॉडी क्या रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट, जिसमें है उसी में रहना चाहती है, और हम उसकी स्टेट को बदलना चाहते हैं। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे। फिर हमने थोड़ा सा ये देखा था इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, वही टेंडेंसी है बॉडी की कि जहां है वहीं पड़ा रहेगा। अब एक चीज बताओ, अगर कोई बॉडी, ये मास, ये बॉडी है, इसका मास m1 है, और ये बॉडी है, इसका मास m2 है, ठीक है। और इसकी हम स्टेट जो है बदलना चाहते हैं, इसको उठाना चाहते हैं, इसे उठा के कहीं और रखना चाहते हैं, या इसे मूव करना चाहते हैं, बट किस केस में हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टू चेंज द स्टेट, ये ए बॉडी में या बी बॉडी में? M2 में। इसमें ना, बिकॉज m2 इज यस सर। ग्रेटर देन m1, तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, मोर मास मीन ज्यादा। more mass of an object means more inertia in the body, in the object, ठीक है। अब हमने ये देखा, और न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा कि हमको फोर्स लगानी पड़ती है बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। दोनों एक ही चीज है या नहीं है? क्योंकि हमको इनर्शिया बॉडी में जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। न्यूटन लॉ क्या कहते हैं, हमको फोर्स लगानी पड़ेगी टू चेंज द स्टेट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, सॉरी न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में समझते हैं, या इनर्शिया के बारे में। तुम बस में बैठे हो और बस ड्राइवर जो है सडनली ब्रेक मारता है, तो क्या होता है, तुम सीट पे बैठे हो तो क्या होता है कुछ, या तुम कहीं भी कार में या मूविंग व्हीकल में बैठे हो, सडनली ब्रेक लगती है, तो तुम कहाँ तुम्हारी बॉडी कहाँ जाती है, कभी नोट किया सर फॉरवर्ड है? तुम्हारी बॉडी आगे की तरफ जाती है। अगर इधर मूव कर रही है तो बॉडी भी आगे की तरफ जाती है। क्यों जाती है आगे की तरफ? क्या होता है कि जब कार या जब व्हीकल मूव कर रही है तो व्हीकल के साथ साथ तुम भी मूव कर रहे हो। व्हीकल मूव कर रही है तो व्हीकल की मोशन के साथ तुम्हारी बॉडी भी मूव कर रही है। अब जैसे सडनली ब्रेक लग जाएगी तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? बस के साथ तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है?
या तो जिस सीट के ऊपर बैठे हो वो है, सिटिंग इन ए बस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इन ए व्हीकल। पीछे को होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, सिंपल बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है तुम्हारा बस के साथ? तुमने आगे से किसी हाथ से कुछ नहीं पकड़ा हुआ, तुम सिंपल बैठे हो। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? इज सीट, जिस सीट के ऊपर आप बैठे हो वही है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हारा। तुम अगर जिस व्हीकल में बैठे हो उस व्हीकल के साथ तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? व्हीकल की सीट है या नहीं है? अब जैसे ही बस ने ब्रेक मारी तो क्या हुआ कि सीट भी बस की, मतलब सब कुछ रुक गया, तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी रुक गया, पर तुम्हारा जो अब फेस है, ऊपर की बॉडी है, वो तो कहीं नहीं टच कर रही है, तो वो आगे चली जाएगी, बाकी सब पीछे रह जाएगा, मतलब बाकी चीज तो रेस्ट में आ जाएगी, पर तुम्हारी बॉडी क्या है वो अभी भी आगे बढ़ेगी। इसीलिए हम जो है जब बैठते हैं बस में या किसी में तो बोलते हैं आगे की सीट को पकड़ लो, पकड़ के बैठो, ताकि ब्रेक लगे तो हम आगे ना जाएं। क्या होगा कि तुम्हारा हाथ ऊपर का पोर्शन का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। तुम सीट पे बैठे हो तो नीचे का पोर्शन तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पर ऊपर का बॉडी का ऊपर का पोर्शन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आएगा? जब तुम आगे की सीट को पकड़ के बैठे होगे, तब तुम आगे नहीं गिरोगे, तब जहां हो वहीं बैठे रहोगे। यस सर। है ना? तो इसलिए हम जो, अच्छा फिर अब तुम चलती बस में, बस चल रही है, कोई बस चल रही है और तुम चलती बस में जंप कर जाते हो। बस थोड़ी धीरे धीरे चल रही है या ट्रेन चल रही है, तुम धीरे धीरे, ट्रेन चल रही है और कोई चलती ट्रेन से धीरे से ट्रेन चल रही है, नीचे जंप कर जाता है, क्या होगा? जंप करके वो रुक जाएगा तो क्या होगा? जंप करके तुमने कभी देखा है? जंप करके अगर वो रुक जाएगा तो गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? जैसे ही जंप करके अगर वो चलेगा नहीं आगे, वो वहीं रुक गया, अगर जंप करके वहीं के वहीं खड़ा हो गया तो गिर जाएगा। वो गिरेगा क्यों? क्योंकि बॉडी तो मूव कर रही थी, ट्रेन तो मूव कर रही थी, उसकी बॉडी भी मूव कर रही थी। अब जैसे ही उसने ग्राउंड को टच किया उसके फीट तो रुक गए, पर उसका अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या कर रहा है? वो अभी भी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूव कर रहा है, तो वो किधर को गिर जाएगा? अपर पोर्शन उसका इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूव कर रहा है तो किधर को गिरेगा? आगे की तरफ गिर जाएगा, जिधर ट्रेन जा रही है। गिरेगा या नहीं? समझ आई बात? तो यस सर। इसीलिए जब जंप करते हैं ट्रेन से या बस से तो थोड़ी देर तक चलते रहते हैं लोग, थोड़ा सा 2 4 5 स्टेप्स चलते हैं। वो चलने से क्या होता है कि चलने से उनका जो बैलेंस बढ़ता है, उनके जो पैर हैं वो भी एकदम से रेस्ट में नहीं आते, धीरे धीरे रुकते हैं, और अगर वो एकदम से रेस्ट में आ जाएंगे तो वो आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो अच्छा, फिर ये एक एक्सपेरिमेंट है, तुम चाहो तो कर लेना घर पे। जैसे ये कोई ग्लास है, इसमें तुमने पानी भर दिया, या एक पतला सा कार्डबोर्ड रखो और इसके ऊपर एक कॉइन रख दो, छोटा सा 1 रुपए का कॉइन या कुछ रख दो यहाँ पे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करते हो, करके देखना। और तुम बहुत ही तेज झटके से ये कार्डबोर्ड को, ये कार्डबोर्ड है, तुम तेजी से इस कार्डबोर्ड को खींच लो हाथ से, तो ये कॉइन जो है तुम्हारे साथ नहीं आएगा। कॉइन कहाँ चला जाएगा? कॉइन नीचे आ जाएगा। पानी में जाएगा सर। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुमने तो कार्डबोर्ड को खींचा, तुमने कॉइन के ऊपर तो फोर्स नहीं लगाई है ना? कार्ड तो तेजी से करना है, तो तेजी से खींचोगे तो कार्डबोर्ड हट जाएगा और कॉइन रेस्ट पर था, वो जो है नीचे आ जाएगा।
सो ऐसे ही ये लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमको न्यूटन ने वो सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद, गैलीलियो ने कुछ, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट में, गैलीलियो ने बताया था क्या कि अगर ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है और इसके ऊपर अगर मैं कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है और एक ग्लास मार्बल को यहाँ से छोड़ें तो ये इस डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है ना, ऐसे आता है फिर ऊपर चला जाता है। जिस हाइट से हम ड्रॉप कर इसको छोड़ते हैं सेम हाइट पे यहाँ आ जाता है। ये हाइट भी मैंने बताया था क्या होगी, दोनों केस में सेम हाइट होगी अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये ऐसे अप डाउन करता रहेगा। फिर ये एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने, फिर उसने देखा कि अगर इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा और ये हॉरिजेंटल है फिर तो ये चल रहा है और चलता चला जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा। ऐसे जितना लंबा होगा उतना ये लेंथ होगी, उतना ये मार्बल चलता रहेगा। तो मार्बल क्यों चल रहा है ऐसे, क्योंकि मार्बल को तो बेसिकली ये हाइट लेनी है, इतनी हाइट गेन करनी है, पर उसको मिल ही नहीं रही हाइट, तो वो स्ट्रेट चलता जा रहा है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट जब गैलीलियो ने किए तो न्यूटन ने इनको, गैलीलियो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, एक्सपेरिमेंट तो कर दिए। तो इसलिए एक साइंटिस्ट किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट साइंटिस्ट कोई और उसको एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही न्यूटन ने 3 लॉ दिए। तो उसने एक तो बोल दिया लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब ये तो हो गया कि कोई बॉडी स्टेट रेस्ट पर है तो उसे मूव कैसे करना है, या कोई मूव कर रही है तो उसे रेस्ट पर कैसे लाना है, या वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी को कैसे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे चेंज करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि फिर ऑब्जर्व किया कि अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट ये है मास m1, इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है और वेलोसिटी v1 है। दोनों केस में फोर्स और m2 जो है ग्रेटर देन m1 है। दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव करना है, v1 वेलोसिटी से। तो बताओ दोनों में सेम फोर्स लगेगी या ज्यादा लगेगी, किस में ज्यादा लगेगी, हमें मूव करना है इसको, ज्यादा ए पे लगेगी। इसको F1 से और इसको F2 फोर्स लगाए। तो एक बॉडी ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, तो फोर्स किस m2 m1 से बड़ा है, तो कौन सा F2 जो है या F1 कौन सा बड़ा होगा? सर F1 पे ज्यादा फोर्स लगेगी। F1 में ज्यादा लगेगी, क्यों? F1 में तो मास m1 है, m2 इज ग्रेटर देन m1, एक हैवी बॉडी है। तुम्हें अगर बॉडी को मूव करना है तो तुम, यस सर, F2 में लगेगी। आकांक्षा अभिनव ने लिखा F2, ओके। सो ज्यादा फोर्स F2 में लगेगी सर। F2 विल ज्यादा फोर्स लगेगी, मतलब F2 विल बी ग्रेटर देन F1। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ये दूसरा है बी। दोनों सेम है, इसका भी मास m1 है, इसका भी मास m1 है, ओके। अब इसको हमने v1 वेलोसिटी से मूव करना है और इसको v2 से, सच दैट v2 इज ग्रेटर देन v1। इसमें फोर्स F2, इसमें फोर्स F2। अब बताओ, सेम मास की दो बॉडी है, पर एक को हमें धीरे से कम, एक की स्पीड कम, वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज्यादा करनी है, तो किस में ज्यादा फोर्स लगेगी, या दोनों में सेम लगेगी?
इसमें बताओ F2 और F1 में कौन सा कम कौन सा ज्यादा होगा या इक्वल होंगे? दोनों का मास इक्वल है, वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है। V1 ही एक में V1 और V2। बताओ तुम्हें अगर किसी को ज्यादा स्पीड देनी है तो क्या बी। बोलो, जस्ट अपना ऑब्जर्वेशन दो, गलत ठीक वो बात की बात है। सर ए पे ज्यादा फोर्स आएगी ए पे ज्यादा फोर्स ताकि वो B2 जितना सर ताकि वो B जितना वो कर सके। है? नहीं, वेलोसिटी तो बी की ज्यादा है। वेलोसिटी तो बी, अगर तुम्हें किसी चीज को मूव करना है और उसे वो ज्यादा स्पीड से जाए और एक कम स्पीड से जाए तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाओगे? दोनों सेम है। कम वाले पे। कम वाले पे कम ज्यादा फोर्स लगेगी, क्यों? तुम्हें तो मूव करना है ना, रोकना थोड़ी ना, तुम्हें मूव करना है। किसको जिसकी वेलोसिटी ज्यादा करनी है उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी या जिसकी वेलोसिटी कम करनी है? तो जिसकी वेलोसिटी कम करनी है। क्यों? जिसकी वेलोसिटी कम, किसी चीज को मूव करना है। अच्छा चलो तुम ऐसे बताओ, अगर ऐसे बताओ कि दो बच्चे हैं, दोनों का वेट सेम है, ठीक है, और दोनों को या तुम अपना ही लो, अपना ही अकेले का लो, तुम्हें बहुत तेजी से दौड़ना है और एक बार तुम्हें धीरे धीरे दौड़ना है, तो तुम किस में तुम्हें ज्यादा जोर लगेगा? तो तेज दौड़ने में। तो है ना, तेज दौड़ने में लगेगा ना तुम्हें। यस सर। तो फिर तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, दोनों मास सेम है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब तब हमें ज्यादा जोर लगेगा, तो F2 इज यहां भी, तो ये हमारा 1 हो गया केस, है ना, ये हमारा 1 और 2 दो केस हो गए। समझ आई बात या नहीं आई? यस सर। तो ये हमारा 1 केस हो गया, ये हमारा 2 केस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स जो अप्लाई होती है, अप्लाइड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना? डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, सही बात है, जो हमने ऊपर समझा इसका मीनिंग यही निकला ना। यस सर। तो फोर्स डिपेंड करती है मास एंड वेलोसिटी। चलो यहां तक तो हमारा हो गया, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लॉ में आ रहे हैं। नेक्स्ट लॉ मैं सीधा लिख दूंगा तो हो गया काम, पर तुम्हें समझाने के लिए तो फोर्स हमने इससे ये समझा, फोर्स डिपेंड करती है मास एंड वेलोसिटी पर। अब बताओ कि अगर ये एक कार है, इसकी बैटरी जो है काम नहीं कर रही है, बैटरी वीक हो गई है, तो बैटरी वीक हो जाती है तो क्या करते हैं? कभी कभी बैटरी वीक हो जाती है कार की या बस की भी, चार्ज। तो चार्ज तो करते हैं बैटरी को। मान लिया चार्ज करने का नहीं है हमारे पास प्रोविजन और हमको स्टार्ट करनी है, तो कभी कभी क्या करते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, कहते हैं ना यस थोड़ा सर। पीछे से पुश कर दो, तो वो थोड़ा देर धक्का देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कभी देखा है करते हुए किसी को? यस सर। नहीं देखा? देखा सर। देखा है। अच्छा, अब पुश करने का क्या है कि पीछे से दो तीन लोगों ने मिलके हल्के से पुश कर दिया, पर हल्के से हल्का सा गाड़ी का टायर हल्का सा चला और फिर रुक गया, तो वो उससे नहीं स्टार्ट होगी। तो क्या होता है, गाड़ी का ड्राइवर बोलेगा अरे नहीं थोड़ी देर तक लंबा धक्का, दूर तक धक्का लगाओ, तो वो क्या करेगा, दूर तक धक्का लगाएगा। तो
यहाँ पे उसने पुश किया फॉर टाइम t1 सेकेंड, तो यहाँ पे उसने पुश किया टाइम t2 सेकेंड तक, और गाड़ी स्टार्ट होगी व्हीकल विल, दोनों में फोर्स सेम है F1 F1, तो व्हीकल विल स्टार्ट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स फॉर लॉन्ग after applying force for longer period. थोड़ी देर तक जो है, लॉन्गर पीरियड तक मीन्स थोड़ी देर तक जो है अप्लाई करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होती है, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी चलने लगती है, और गाड़ी चलती है तो डिपेंड करता है किस किस चीज पे, इफेक्ट ऑफ फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है। तो हम ये समझे इफेक्ट ऑफ फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड टाइम। इन तीन चीज पे डिपेंड करता है। मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, टाइम तो हम बाद में देखेंगे। मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी से क्या आता है, मास एंड वेलोसिटी से हमारे पास एक नई टर्म आएगी, मोमेंटम। मोमेंटम P से लिखते हैं, और दिस इज इक्वल टू m इंटू v। अब कोई बताएगा मोमेंटम की डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड तो होगा, मोमेंटम की डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, बताओ। होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए मोमेंटम की भी होगी। तो मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मोमेंटम की दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी लेट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी changes from u to v of an object of mass m changes, तो उसकी वेलोसिटी u से v हो गई है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बॉडी का, मैंने मोमेंटम बताया, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इक्वल्स टू m इंटू u। और क्यों यू क्यों है इनिशियल वेलोसिटी, यस सर, हाँ, m into u। तो इन फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v। v। तो
चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमेशा चेंज जब भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, किसी भी चीज का हो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी चीज हो उसमें चेंज देखना हो। ओके, सो change in momentum final minus initial momentum, so final momentum is m into v minus m into u, m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? v माइनस u। ठीक है। अच्छा, तुम्हारी बुक में वहां इक्वल्स टू ना देके वहां पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसको उसने लास्ट में बोला। तुम्हें ये प्रोपोर्शनैलिटी का आइडिया है किसी को? क्योंकि तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो और कंफ्यूज हो जाओगे उस प्रोपोर्शनैलिटी से, क्या होता है। अच्छा, मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, पर मैं इक्वल्स टू ही लिखूंगा तुम्हारे इसमें। देखो, अगर कोई ए है, कोई ए चीज जो है डिपेंड्स अपॉन जैसे नहीं सिंपल जैसे बोलूं, तो अगर कहीं जाना है, हमको कहीं ट्रैवल करना है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, है ना? तो क्या हो गया, डिस्टेंस, कहीं भी दूर जाना है तो ज्यादा दूर जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? वेलोसिटी सेम है तो ऐसे कोई क्वांटिटी ए है, अगर वो डिपेंड करती है, इफ ए डिपेंड्स ऑन बी, तो हम लिखते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। ये साइन जो होता है ना, ये होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। और अगर इसको हमें इक्वल्स टू लगाते हैं तो हमें लिखना पड़ता है के इंटू बी। के कोई टर्म है वेयर के इज कांस्टेंट, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, पर तुम उसको प्रोपोर्शनैलिटी अभी छोड़ दो, क्योंकि फिर तुम्हें वो के को लास्ट में वो 1 कह देगा, तो ऐसे ही लिख दो, है ना? तुम्हारा कौन सा? ओके, सो चेंज इन मोमेंटम इज m इंटू v माइनस यू। सो न्यूटन, फिर अच्छा, फिर एक और तुमको मैं एग्जांपल, एक तो कार का दिया, ज्यादा देर तक पुश करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर तुम में से कोई क्रिकेट खेलता है? अच्छा चलो, नहीं भी खेलता तो अगर मैं तुम्हारी तरफ तेजी से बॉल फेंकूं, अगर मैं तेजी से बॉल फेंकूं तो क्या करोगे? क्या उसको कैच कैसे करते हो? हैं? सर हाथों से। हैं? अगर तुम्हारी तरफ बॉल आई और तुमने ऐसे हाथ रख लिया, अपना हाथ रिजिड कर दिया, मतलब कि हाथ को बिल्कुल टाइट एक जगह रख लिया, और बॉल आके तुम्हारे हाथ पे लगेगी, चोट लगेगी या नहीं लगेगी? अच्छा ऐसे बताओ, अगर तुम्हारे पास बॉल आ रही है और तुमने हाथ को एक रिजिड, मतलब एक जगह पे रोक लिया, और तुम्हारे हाथ पे बॉल को आने दिया जोर से, तुम्हारे हाथ पे चोट लगती है या नहीं लगती है? मालूम है? जो क्रिकेट सर खेलते चोट तो लगेगी। हैं, सर चोट तो लगेगी। तो फिर वो कैच कैसे करते हैं? जो क्रिकेट खेलते हैं फिर वो कैच कैसे करते हैं? वो तो बड़ी तेजी से बॉल आती है तो भी कैच कर लेते हैं, और ज्यादातर तो उनको चोट नहीं लगती है, तो कैसे करते हैं वो?
तो अभिनव ने लिखा है, देखो चैट में, while catching we move our hand backward to protect from injury. जब हम कैच करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हाथ को थोड़ा पीछे ले जाते हैं तो कैच करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हाथ को पीछे ले जाते हैं तो हमने क्या कर दिया, तो while catching we take our hand while catching बैकवर्ड करने से क्या होगा, हमने क्या किया बताओ, बैकवर्ड करने से हमने क्या कर दिया, हमने क्या चीज, इससे क्या फर्क पड़ा, तुमने कैच करना है, कैच करने के लिए थोड़ा हाथ पीछे कर लिया तो क्या हो गया, क्या होगा, इससे क्या होगा, जस्ट एक आइडिया दो, वो तो मैं बताऊंगा ही तुम्हें, गलत ही तो होगा, सोच के बताओ, जस्ट सोच, कुछ भी उल्टा सीधा बोलो सब चलेगा। हमने क्या किया, हमने पीछे हाथ ले जाने से हमने क्या किया, हमने क्या किया, वी इंक्रीज्ड ट्रेवल टाइम, हमने क्या कर दिया, बॉल का जो ट्रेवलिंग टाइम है वो हमने थोड़ा बढ़ा दिया, बॉल थोड़ी देर तक, क्योंकि हाथ में आके रुकनी है ना उसे, तो वो इंक्रीज टाइम बॉल। समझे ये बात, समझे, कोई समझ में आई बात, तो हमने क्या किया, उसका ट्रेवल टाइम बढ़ा दिया बॉल का, तो मिट गया, तो बताओ ये बात समझ में आई किसी के या नहीं आई है, we increased travel time of the ball. So इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यस, फिर फोर्स जो है, मैंने ऊपर भी बताया था कि फोर्स जो है किस किस पे डिपेंड करती है, मास पे, वेलोसिटी पे एंड टाइम टी पे, ठीक है। सो ये जो है, अच्छा फिर अब मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ चेंजेस फ्रॉम u टू v इन t सेकेंड्स, t सेकेंड्स में वेलोसिटी u से v हुई है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम इन t सेकेंड इज इक्वल टू कितना है, t सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, यहाँ से बताओ, चेंज इन मोमेंटम t सेकेंड क्या हुआ है, v माइनस u, तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड क्या होगा, m इंटू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, जब भी कोई 1 सेकेंड में होता है तो इसको हम लिख सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कहीं से नॉइज आ रही है भाई, अपने म्यूट कर लो, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, क्यों म्यूट कर लो अपना, कहीं से एक नॉइज आ रही है, बातें हो रही हैं, म्यूट कर लो।
Okay, rate of change in momentum is equal to m into v minus u upon t. और ये क्या है? This is second law of motion. मैंने तुम्हें ऊपर बताया फोर्स डिपेंड करती है मास, वेलोसिटी और टाइम पर. तो ये है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, v माइनस यू अपॉन टी. तो फोर्स ऑफ, तो हम इसको लिख सकते हैं और F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. अब कोई मुझे बताएगा v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन. बताओ सर एक्सेलरेशन. ये सही बोल रहा है? कौन? अभिनव ने बोला. ये सही बोला? ये कह रहा है कि ये जो है v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है. ये ठीक है गलत है? ये हमने कहां से लिया? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हमने, हाँ ठीक है अभिनव. सो अभिनव ने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन चैट में. सो ये हमने लिया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. हमने किया था ना इक्वेशन ऑफ मोशन में. ठीक है, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हमने किया था, वहां से आ गया. तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें क्या दे दिया? न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे दिया. ये तुमको याद रखना है. F इज इक्वल टू m इंटू ए. m is mass and a is acceleration. ठीक है, a is acceleration. ओके, अब SI यूनिट ऑफ मास क्या होगी? SI यूनिट ऑफ मास कोई बच्चा बताएगा? बच्चों SI यूनिट ऑफ मास भूल जाते हो तुम लोग, पढ़ते नहीं हो. केजी. SI यूनिट ऑफ मास Yes, sir. केजी. ठीक है, एंड SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है ये बताओ. चलो, So meter per second मीटर per second square. पर सेकंड स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं सो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? m इंटू ए, मतलब किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? किलोग्राम मीटर s टू द पावर -2. ठीक है,
अच्छा, क्योंकि हमें ये चीज जो है ये किसने दिया हमें, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रिजल्ट हमको किसने दिया? दिस रिजल्ट इज गिवन बाय whom? मैंने क्या बताया था? दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ बोला था। तो ये रिजल्ट हमको किसने दिया था? बाय न्यूटन। न्यूटन ने दिया था। इसीलिए क्योंकि ये रिजल्ट हमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन के नाम पे हमने कर दिया कि ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स को हम न्यूटन भी कहते हैं, इसको हम न्यूटन भी लिख देते हैं। इट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। तो 1 न्यूटन की जगह पे हम किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2 होता है। ठीक है। सो ये तो हो गया तुम्हारा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, आप बताओ फोर्स की डायरेक्शन होगी या ओनली मैग्नीट्यूड होगा? बताओ, फोर्स के डायरेक्शन होगी या फोर्स हैज मैग्नीट्यूड? तो हो गई। मैग्नीट्यूड। हाँ बोलो। सर मैग्नीट्यूड होगा। क्यों? मास की तो डायरेक्शन नहीं होती है। मास तो ओनली मैग्नीट्यूड होता है मास का। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन कहां से आती है? एक्सेलरेशन क्या? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी की क्या होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है तो फोर्स की भी होगी। तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो, तुम फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगानी है तो तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे, तभी तो कोई गाड़ी, अगर ये कोई गाड़ी है, ये चल रही है और इसको तुम्हें रोकना है, इस डायरेक्शन में जा रही है, रोकने के लिए तुम इसकी फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे? ऐसे लगाओगे ना फोर्स, तभी रुकेगी ना ये। तो फोर्स की भी कोई एक डायरेक्शन होती है। तो फोर्स है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके। क्योंकि देखो, हमेशा याद रखो, अब तक हमने क्या क्या टर्म पढ़ी है, स्पीड की नहीं होती है। तो हमने पढ़ा है, मैं समरी कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं, वेलोसिटी फिर वेलोसिटी के बाद तुमने क्या पढ़ा है? एक्सेलरेशन, है ना? फिर उसके बाद क्या पढ़ा है? फिर क्या पढ़ा है एक्सेलरेशन के बाद? फिर कौन सी टर्म पढ़ी है? मोमेंटम पढ़ा है ना आज, मास इनटू वेलोसिटी। फिर हमने लास्ट में पढ़ा फोर्स एंड फोर्स है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन सबकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, सबकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है। पढ़ोगे नहीं साथ साथ तो फिर मुश्किल है, याद नहीं रहेगा कुछ भी। सो यहां तक कुछ समझ में आया? पल्ले पड़ा? अच्छा। अब हम जो है ना, तुम्हारी बुक में तुमको एक एग्जाम्पल कुछ करते हैं। देखो,
ओके चलो एक एग्जांपल करते हैं ताकि तुम्हें कुछ समझ आएगा। क्या एग्जांपल है? कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 केजी का एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है। कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड के लिए। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। ड्यूरेशन मींस टाइम, टाइम ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या है, टाइम क्या है? 2 सेकंड के लिए। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। और जब फोर्स लगती है तो क्या होता है? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बॉडी की चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है 3 से 7 तक। तो वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स लगा, कितनी फोर्स लगाई उसका मैग्नीट्यूड बताओ। डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। एंड फिर उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट है। चलो बताओ मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? देखें कितना समझे हो तुम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 केजी है ना। तो 5 केजी ऐसे ही यूनिट है ना मास की, केजी होती है, तो ऐसे ही में है। ओके। और टाइम क्या है? कितने टाइम तक? 2 सेकंड्स तक लगी है। ये भी ऐसे ही सिस्टम में होती है यूनिट। ओके। और वेलोसिटी कहाँ से? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर 3 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी? पर सेकंड। तो ये भी ऐसे ही यूनिट है, मीटर पर सेकंड, है ना? ठीक है। सो फाइन, अब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगी? इक्वल्स टू, हमने अभी ऊपर किया न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कहता है? m इंटू वी माइनस यू अपॉन टाइम। यही था ना? तो मास यस सर। कितना है? मास कितना है? 5 केजी, यूनिट्स हमेशा। और ये है 7-3 और टाइम है 2। तो ये हो गया 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 10। फिर 10 आएगा। यूनिट बताओ 10 क्या होगा? सब कुछ ऐसा ही यूनिट है तो फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है? सर 10 न्यूटन। हाँ 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, अब वो कहता है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड। अगर वो कह रहा है फोर्स को हम 5 सेकंड तक लगाते हैं, अब वो फोर्स 5 सेकंड तक लगाएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? पहले तो बढ़ी थी, 3 से 7 हुई थी। फाइनल इनिशियल 3 थी, फाइनल 7 थी। अब वो कहता है फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो अब वो फोर्स ज्यादा देर तक लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर चेंज होएगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी या घटेगी? ज्यादा देर तक फोर्स लगाना, सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। चलो निकालते हैं। अब हमें फोर्स मालूम है, तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना? तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में रेड से करता हूँ। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि बाकी सब वही है। नाउ टाइम जो है कितना लेना है? 5 सेकंड। टाइम 5 सेकंड लेना है ना? और हमको निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी मींस v निकालना है, ये नहीं मालूम। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो F इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। अब F कितना है हमारा?
कितनी फोर्स लगी 10. है? 5 kg. 5 kg. एफ कितना आया था हमारा? ये 10 न्यूटन आया था ना फोर्स, Yes sir. तो वही फोर्स तो लगानी है 10 न्यूटन। तो ये 10 इज इक्वल टू मास है 5 और v हमको निकालना है। u कितना लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 3 है और टाइम कितना होगा यहाँ? टाइम कितना होगा? 5. 5 7. टाइम सॉरी टाइम 5। सो ये 5 कैंसिल हो गया, तो इससे क्या आया? 10 इज इक्वल टू v माइनस 3 और V is equal to 13. v इज इक्वल टू 10 प्लस 3 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ज्यादा आ गई। आई ना? तुम लोग कह रहे थे ज्यादा आएगी, तो ज्यादा आ गई। पहले 7 थी, अब 13 होगी। समझ आई बात? Yes sir. हाँ, तो अभी चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, बाकी तुम करना, मैं एक और तुम्हें देखता हूँ। ये वाला था, ये वाला करते हैं। ये अपना म्यूट कर लो, जहाँ शोर आ रहा है वहां से। ओके, अब ये वाला ग्राफ मुझे बताओ कौन समझता है। देखो, द वेलोसिटी, वो कह रहा है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो है बॉल का, जिसका मास 20 ग्राम है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। किसी लॉन्ग टेबल के ऊपर बॉल मूव कर रही है और उसका मास है 20 ग्राम। तो मास कितना है? मास ऑफ ए बॉल 20 ग्राम है। अब एक ग्राफ को बताओ और समझो और मुझे बताओ, मैं कुछ पूछूंगा। ग्राफ देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मास ऑफ बॉल देख लिया? ग्राफ देख लिया? अब बताओ ये इसका क्या हो रहा है? बॉल के ऊपर फोर्स कैसी लग रही है? इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है? सर बढ़ रही है. बढ़ रही है। घट रही है। क्यों? यहाँ पे क्या टाइम है? 0। इधर इधर टाइम है ना, एक्स एक्सिस Yes, sir, टाइम है। तो 0 टाइम पे क्या वेलोसिटी है बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, बॉल की? 0 टाइम पे क्या वेलोसिटी है भाई? ये ग्राफ देख के बताओ मुझे, 0 टाइम पे क्या वेलोसिटी है? 20. सो और यहाँ पे 10 सेकंड में यहाँ आके कितनी है यहाँ पर? तो वेलोसिटी घट है? मैंने तुम्हें ग्राफ कराया भी था। वेलोसिटी घटती है और बढ़ती है तो कैसा ग्राफ आता है? भूल गए ना सब? 0. तो फिर वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है? सर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड कितनी है? एट 10 सेकेंड कितनी है? velocity at 0 second, this much, and this is 0 meter per second है? So अब बताओ
तो ये ग्राफ क्या कर रहा है? ये ग्राफ हमें बता रहा है कि वेलोसिटी जो है कम हो रही है। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे रिटार्डेशन होगा एक्सेलरेशन होगा? जब वेलोसिटी कम होती है तो रिटार्डेशन होगा एक्सेलरेशन होगा? Retardation. रिटार्डेशन होगा ना, वेलोसिटी कम होती है तो। और फोर्स Yes, sir. फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो वेलोसिटी दिस मच। अच्छा, अब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ओके। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, एक्टिंग ऑन द बॉल, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, जब वेलोसिटी कम होती है तो? बताओ बच्चों। Sir, opposite. ये ठीक कह रहा है? Yes, sir, because the graph is negative. हाँ, क्या भाई ठीक कह रहा है? तुम लोग समझे कुछ? हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा लगता है। देखो, रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल होगा। मैंने तुम्हें बहुत पहले बोल दिया था कि रेगुलर पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स को। कम से कम जब तक मैं करा रहा हूँ, जितना कराता हूँ उसे रोज पढ़ो, तभी आएगा, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिंस velocity of the ball is decreasing, so force direction of force acting on the ball is opposite to its direction of motion। ठीक है, यहां तक ठीक है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। तो अब तुम इसको करना और मुझे बताना क्या समझ में आया तुम्हारे। यहाँ तक ठीक है? अब हमको करना क्या है, हाउ मच फोर्स, वो कह रहा है फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल। बताओ ये कैसी फोर्स है? बॉल चल रही है टेबल के ऊपर और अपने आप वो जो है रेस्ट पे आ रही है, तो कौन सी फोर्स लग रही है?
टेबल और बॉल के बीच में कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशन। Friction. Here the force is force acting on the ball is due to friction between the ball and surface of the table. ठीक है, होगा? ओके सर। अब तो सब कुछ तुम्हें समझा दिया, तो अब ये क्या है? We know F is equal to M into V minus U upon T. अब बताओ V कितना है, M कितना है, मास कितना है बॉल का? सो गए क्या? मास कितना था बॉल का बच्चों? है? मास ऑफ बॉल कितना है? सर 20 ग्राम है ना, और 20 ग्राम है, और वेलोसिटी किसमें है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। सेंटीमीटर। तो तुमको ग्राम को 20 ग्राम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही सिस्टम में बदलना पड़ेगा। 20 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1000 kg इनटू वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो 20 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 100 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10। ये समझ आया? कुछ नहीं आया? ये तुम समझना घर में, और कल मैं पूछूंगा, मुझे बताना।